नमस्कार साथियों। अपन कक्षा 12 की भूगोल विषय में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत किताब का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज अपना जो सेकंड चैप्टर है या सेकंड जो अध्याय है आपका, उसका अपन अध्ययन करेंगे, जो संबंधित है अपने विश्व जनसंख्या से। किससे संबंधित है? विश्व जनसंख्या, जिसमें अपन जनसंख्या से संबंधित जो अपनी विशेषताएं होती है उसका अपन अध्ययन करेंगे। जैसे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या वितरण क्या होता है, और जनसंख्या वृद्धि के बारे में अपन इसमें बात करेंगे कि ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका क्या विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो सबसे पहला है अपने विश्व जनसंख्या के वितरण और घनत्व वृद्धि की अपन बात करेंगे तो सबसे पहला शब्द आता है जनसंख्या। आप में से बता सकते हैं जनसंख्या शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जनसंख्या शब्द का अपन अर्थ देखें तो जनसंख्या का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी भी एक निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। जैसे कि ये कोई आपका क्षेत्र है और इस क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय, जैसे अपन ने ले लिया 2011, क्या ले लिया? 2011 एक निश्चित क्षेत्र हो गया अपना, एक निश्चित क्षेत्र, और इस निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र की क्या कहलाएगी? जनसंख्या कहलाती है। मतलब जनसंख्या का सीधा सा संबंध उस क्षेत्र के निवास करने वाले लोगों की संख्या से है। अर्थात उस क्षेत्र में एक विशेष समय में निवास जो व्यक्ति कर रहे हैं उनकी संख्या को ही जनसंख्या के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। जैसे भारत की अपन बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग पूरे भारत क्षेत्र, जैसे कि ये अपना एक क्षेत्र विशेष हो गया, जैसे भारत, कौन सा हो गया? भारत। अब इसकी जो जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग है वो 1 अरब 21 करोड़ के समथिंग मानी जाती है। कितनी है? 1 अरब 21 करोड़ के लगभग इसकी जनसंख्या है। तो ये क्या हुई? भारत की जनसंख्या। समझ आ रहे? इसी प्रकार से ये क्षेत्र विशेष, जैसे कि अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में 2011 के अनुसार यहां पर निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है वो है 5, 85, 4, 84, 37। समझ आ रही? इस प्रकार से अपन बात करें तो ये अपने राजस्थान में निवास करने वाले लोगों की क्या है? संख्या है, और इसे ही अपन राजस्थान की जनसंख्या कहते हैं। अब देखो, किसी भी क्षेत्र विशेष की जो जनसंख्या होती है वो उस क्षेत्र विशेष का एक महत्वपूर्ण संसाधन मानी जाती है, क्योंकि जो जनसंख्या होती है या उस क्षेत्र विशेष के जो लोग होते हैं वही उस क्षेत्र के संसाधनों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं और उन्हें मानव के उपयोग योग्य बनाते हैं। इस कारण से जो मानवीय संसाधन होते हैं या जो मानव होता है उसको ही एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में माना जाता है। तो यह बात करें कि जनसंख्या ही किसी भी क्षेत्र या देश के वास्तविक संसाधन होते हैं, क्योंकि ये लोग ही देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं तथा उसकी नीतियों को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। तो जो जनसंख्या है वो उस क्षेत्र का क्या होगी? संसाधन मानी जाएगी। बात करें आगे तो मानव द्वारा जनसंख्या संबंधी अध्ययन संसाधनों पर जनसंख्या के पड़ने वाले अधिक भार के रूप में किए जाने लगते हैं। अब इस लाइन का आप अर्थ समझना कि ये जो जनसंख्या संबंधी अध्ययन जो अपन कर रहे हैं, जैसे कि अपन जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या वितरण का अध्ययन करते हैं, इसी प्रकार से अपन लिंगानुपात, साक्षरता का अध्ययन करते हैं, धार्मिक सामाजिक संगठन का अध्ययन करते हैं, भाषाई संगठन का अध्ययन करते हैं। तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है अपने को? इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
क्यों? क्योंकि मानव द्वारा जनसंख्या संबंधी अध्ययन इसलिए प्रारंभ किए गए क्योंकि संसाधनों पर जनसंख्या का जो दबाव पड़ रहा था, उन दबाव की वजह से ही ये जनसंख्या संबंधी अध्ययन क्या किए जाते हैं, प्रारंभ किए जाते हैं। जैसे कि कोई क्षेत्र विशेष है और उस क्षेत्र विशेष में जैसे कि 50 लोगों के भरण पोषण की कितनी है, क्षमता है। कोई भी क्षेत्र विशेष में कितने लोगों के, 50 लोगों की भरण पोषण की क्षमता है। और अगर इस क्षेत्र में अगर 70 से 80 लोग हो जाएंगे तो क्या ये क्षेत्र इन लोगों का भरण पोषण कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। अर्थात उस क्षेत्र में कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का, जैसे बेरोजगारी उस क्षेत्र में फैल जाएगी, भूखमरी उस क्षेत्र में फैल जाएगी, अन्य संसाधनों को अपन प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाएंगे, विकसित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र की जो संसाधन क्षमता है या भरण पोषण की जो क्षमता है वो कितने लोग हैं, केवल 50 लोग हैं। लेकिन इस क्षेत्र में कितने हो गए, 80 लोग हो गए। तो इसका मतलब है 30 जो लोग हैं वो क्या है, उस क्षेत्र में एक्स्ट्रा हैं। अगर इन 30 लोगों के लिए अपन से अलग से रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई तो उस क्षेत्र में कई प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनका विकास प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इस जनसंख्या के अध्ययन के लिए अर्थात क्षेत्र के संसाधनों पर जनसंख्या का कितना दबाव है, इसका अध्ययन करने के लिए ही अपन जनसंख्या घनत्व और वितरण का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि किस क्षेत्र पर कितनी जनसंख्या का दबाव है। अगर जनसंख्या कम है तो उसके अनुसार नीतियां बनाई जाती है, और अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है तो उस अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अपने को अलग से नीतियां बनानी पड़ती है। तो इसी वजह से संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव के रूप में इनको देखा जाता है, और इसी वजह से अपने जनसंख्या संबंधी अध्ययन क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। बात करें आगे अपन जनसंख्या वितरण की, कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। तो जनसंख्या वितरण से तात्पर्य है जनसंख्या के फैलाव से, कि जनसंख्या का फैलाव कैसा है। यह अपन बात करें कि भूपृष्ठ पर या धरातल पर लोग किस प्रकार से वितरित पाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कोई क्षेत्र विशेष है। अब सभी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या यदि निवास करती है तो वहां पर दो मूल चीजें देखी जाती है, एक संसाधनों की उपलब्धता और दूसरी होती है जलवायु की अनुकूलता। अगर वहां पे संसाधन भी उपलब्ध हैं और जलवायु भी अनुकूल है तो वहां पे जनसंख्या किस रूप में, सघन रूप में अपने को देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका यूरोपीय महाद्वीपीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में इसी प्रकार से एशिया महाद्वीप क्षेत्र, जहां पे संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और जलवायु की अनुकूलता भी पाई जाती है। इस कारण से इन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या है, सघन रूप में निवास करती है। लेकिन अपन बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो इन क्षेत्रों में अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों की अपन बात करें तो इन क्षेत्रों में संसाधन तो मौजूद है लेकिन वहां पे जलवायु की क्या पाई जाती है, प्रतिकूलता पाई जाती है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या है, छित्रित रूप में पाई जाती है। अर्थात दूर दूर वहां पे जनसंख्या पाई जाती है, अर्थात जनसंख्या वहां पे सघन रूप से नहीं पाई जाती है। तो जनसंख्या वितरण का सीधा सा अर्थ क्या होता है, जनसंख्या का फैलाव कैसा है। जैसे कि अपन बात करें राजस्थान के पूर्वी भाग में सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि एक तो जलवायु भी अनुकूल है और साथ ही संसाधनों की प्रचुरता भी पाई जाती है। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी पार्ट में, जहां पर पूरे क्षेत्र में मरुस्थलीय दशाओं का विकास पाया जाता है, जल की कमी पाई जाती है, पेड़ पौधों का अभाव है, इस वजह से वहां पर संसाधनों की भी कमी है और जलवायु की भी क्या है, प्रतिकूलता है। इस वजह से पश्चिमी भारत में जनसंख्या कम निवास करती है। आपको पता ही होगा कि राजस्थान के पूर्वी भाग में लगभग 23% क्षेत्र में लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है मैदानी क्षेत्र में, जबकि वहीं राजस्थान के पश्चिमी पार्ट का 60% भाग में केवल मात्र कितनी प्रतिशत, 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ये क्या है,
जनसंख्या का वितरण, कि उस क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का फैलाव कैसा है, कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या सघन रूप में पाई जा रही है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या अर्ध सघन रूप में है, और किसी क्षेत्र में जनसंख्या छिद्रित रूप में पाई जा रही है। इसका मूल रीजन मैंने आपको बता दिया है कि एक तो संसाधनों की उपलब्धता होती है और एक जलवायु की अनुकूलता या प्रतिकूलता होती है। जहां पे संसाधन उपलब्ध है, जलवायु अनुकूल है, वहां जनसंख्या सघन रूप में पाई जाती है, और जहां पे संसाधनों की अनुपलब्धता है, साथ ही जलवायु की प्रतिकूलता पाई जाती है, वहां जनसंख्या छिद्रित रूप में या बहुत नगण्य मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अपन बात करें और अंटार्कटिका महाद्वीप की अपन बात करें तो वहां पर जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अपन 90% आबादी की बात करें तो वो केवल उसके महाद्वीप के पूर्वी भाग में ही है, पश्चिमी पार्ट पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका। इस कारण से उस क्षेत्र में जनसंख्या क्या है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप में तो जलवायु की प्रतिकूलताएं हैं, क्योंकि पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है, इस कारण से वहां पे जनसंख्या अपने को देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से बात ये की जाती है कि जनसंख्या वितरण जो है वो अपने को जनसंख्या के फैलाव के बारे में बताता है कि किस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक फैली हुई है और किस क्षेत्र में जनसंख्या कम फैली हुई है। बात करें जैसे कि विश्व की जनसंख्या का 90% भाग, कितना प्रतिशत, 90% भाग केवल 10% स्थलीय भाग पर निवास करता है। आप इस लाइन को समझें, प्रश्न यहां से आते हैं सीधे कि विश्व की जनसंख्या की 90% लोग, अपन जैसे कि पूरे विश्व को कितना परसेंट मान लें, 100% मान लेते हैं। पूरे वर्ल्ड को अपन कितना माने, 100% माने, तो इसमें आपको पता है कि 71% भाग पर क्या है, जल पाया जाता है, और लगभग 29% भाग पर क्या है, अपने स्थलीय भाग पाए जाते हैं। अगर इस स्थल को अपन कितना मान लें, 100% मान लें, तो इस स्थल परसेंट 100% के केवल 10% भाग पर विश्व की कुल आबादी का 90% भाग क्या करता है, निवास करता है। समझ में आ रही है? अर्थात अपनी पृथ्वी के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या बहुत कम मात्रा में निवास करती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा सघन मात्रा में निवास करती है। जैसे कि अपन बात करें मरुस्थलीय क्षेत्रों की, पर्वतीय क्षेत्रों की, इसी प्रकार से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की, ध्रुवीय क्षेत्रों की, यहां पर जलवायु की प्रतिकूलता की वजह से जनसंख्या बहुत कम मात्रा में निवास करती है, या केवल आदिवासी जनसंख्या के रूप में वहां पर बहुत कम लोग निवास करते हैं। जबकि 10% भाग पर 90% लोग निवास करते हैं। इसका मतलब हुआ कि विश्व के 90% स्थलीय भाग पर केवल कितने लोग, 10% लोग ही निवास कर रहे हैं। समझ में आ गए? 10% पे 90% लोग, और स्थल के 90% भाग पर केवल 10% लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो ये लाइन आपको विशेष रूप से पता होनी चाहिए। ये प्रश्न यहां से बन सकता है कि विश्व की जनसंख्या का 90% भाग कितने प्रतिशत स्थलीय भाग पर निवास करता है, तो कितने प्रतिशत भाग पर, 10% भाग पर। ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से अपन बात करें कि विश्व के 10 बड़े देशों में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग, 60% भाग निवास करता है। समझ में आ रही क्या? मतलब कितने देशों में, 10 बड़े देशों में विश्व की जनसंख्या का 60% भाग निवास करता है। इसी प्रकार से अपन बात करें तो अकेले एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। अब ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, तो एशिया महाद्वीप में। और कौन से महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या निवास कर रही है, तो एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है, तो 60%। प्रश्न यहां से बनेंगे आपके सीधे सीधे। तो ये जो फैक्ट चीजें हैं वो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट अपन बात करें तो ये विश्व के महाद्वीपों में जनसंख्या का अपना प्रतिशत है कि कौन से महाद्वीप में कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है। प्रश्न आपको यहां से बनेगा सीधा, आपको इन पे गौर करना है। जैसे कि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ये फैक्ट चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जैसे कि एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% आबादी निवास करती है, ये मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की 16 से 17% आबादी क्या करती है, निवास करती है। इसी प्रकार से यूरोप में 9.7% जनसंख्या, अपन लगभग 10% इसको मान सकते हैं। लैटिन अमेरिका व कैरिबियन क्षेत्रों में विश्व की लगभग 8.5% जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका में 4.8% और ऑस्ट्रेलिया में 0.5% जनसंख्या निवास करती है। और आपको पता होगा 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसमें विश्व की जनसंख्या नगण्य रूप में पाई जाती है। तो ये चीजें आपको याद करनी है कि एशिया में कितना प्रतिशत है, अफ्रीका में कितना है, यूरोप में कितना है, लैटिन अमेरिकन व कैरिबियन क्षेत्रों में कितना है। आपको क्रम भी याद होना चाहिए। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है विश्व की महाद्वीपों की जनसंख्या को प्रतिशत के हिसाब से क्रम से जमाइए। तो ये क्रम भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका व कैरिबियन क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये जो आंकड़े हैं वो आपको 2018 के आंकड़े हैं। किसके आंकड़े हैं, 2018 के आंकड़े हैं। तो इसके अकॉर्डिंग विश्व के महाद्वीपों की ये स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश कौन से हैं, तो ये भी आपको कम से कम क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे कि चीन है सबसे टॉप पे, इसके बाद में है भारत, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। समझ में आ रही है? ये विश्व के 10 महत्वपूर्ण देश हैं या सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में इनकी क्या होती है, गिनती होती है, जिनको आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये नाइजीरिया, ये अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला देश माना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, किसमें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन सा देश है, ब्राजील। इसी प्रकार से अपन बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में, कहां पर, उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश माना जाता है। यूरोप में रूस, यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया आपका, रूस। इसी प्रकार से अपन बात करें तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला रखने वाला देश कौन सा हो गया, चीन। ये क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अफ्रीका में नाइजीरिया और यूरोप में रूस। इन देशों पे आप नजर डालेंगे तो इनमें से 6 देश ऐसे हैं जो एशिया महाद्वीप से संबंधित है। किससे संबंधित है, एशिया महाद्वीप से संबंधित है। जैसे कि भारत, चीन, इस दफन इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। ये 6 देश कौन से महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से संबंधित माने जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले 10 देश कौन से हैं। देखो ये फैक्ट चीजें हैं, तथ्य हैं जो आपको क्या करने पड़ेंगे, इनको याद करना ही पड़ेगा। तो ये आपको 10 देशों के नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश हैं जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या रखते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें तो विश्व में जनसंख्या का जो असमान वितरण है वो विश्व में पाए जाने वाले संसाधनों के असमान वितरण के कारण से माना जाता है।
आपको पहली चीज मैंने ये बताई थी कि विश्व में जनसंख्या का फैलाव जो है वो संसाधनों की वजह से है। जहां पे संसाधन अपने पास उपलब्ध हैं वहां जनसंख्या अपने आप पहुंच जाएगी, और जहां संसाधन नहीं है वहां से जनसंख्या अपने आप निकल जाएगी। तो सारा जो खेल है वो किसका है? संसाधनों का। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी पार्ट में आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट पाया जाता है, जो पूरी तरीके से रेगिस्तानी क्षेत्र है। वहां पे जलवायु की प्रतिकूलताएं पाई जाती है, साथ ही संसाधनों का अभाव पाया जाता था। तो उस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत सीमित मात्रा में क्या करती थी? निवास करती थी। लेकिन उसी क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण सोने की खदानें मिलती है, कुलगार्ली और कुलगार्डी। ये दो महत्वपूर्ण सोने की खदानें जैसे ही वहां मिलती है तो वहां पर धीरे धीरे जनसंख्या क्या क्या होने लग जाता है? संकेंद्रण होने लग जाता है, और वो क्षेत्र धीरे धीरे जनसंख्या के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरने लग जाते हैं। इसी प्रकार से अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी पार्ट में आज के 20 साल पहले तक बहुत कम मात्रा में जनसंख्या निवास करती थी, लेकिन पिछले 20 सालों से अपने पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोलियम के, कोयले के, प्राकृतिक गैस के जो भंडार मिले हैं, साथ ही इंदिरा गांधी नहर के द्वारा पानी की जो व्यवस्था की गई है, उसकी वजह से आप धीरे धीरे क्या हो रहा है? उस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ोतरी होती जा रही है। और इसी वजह से आपको पता होगा कि राजस्थान में 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रखने वाला जो जिला है वो आपका बाड़मेर जिला है। कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला, जिसमें 32.5% की क्या हुई है? जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। इसके बाद में जैसलमेर में 31.5% की वृद्धि देखी गई है। उसके बाद में जोधपुर है, बीकानेर है, पाली डिस्ट्रिक्ट है। इन जिलों में जनसंख्या क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे संसाधन धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? अपने को उपलब्ध होते जा रहे हैं, और जहां संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं वहां पे जनसंख्या का संकेंद्रण अपने आप ही होने लग जाता है। अब बात करें कि विश्व में जहां पर्याप्त संसाधन होते हैं वहां जनसंख्या सघन रूप में पाई जाती है, और जहां पे जनसंख्या या अपन संसाधन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं वह जनसंख्या छिद्रित रूप में पाई जाती है, अर्थात उस क्षेत्र में जनसंख्या कम मात्रा में पाई जाती है। जहां संसाधनों की अपर्याप्तता या जलवायु की प्रतिकूलता होती है वहां जनसंख्या छिद्रित रूप में पाई जाती है, अर्थात जनसंख्या वहां पर क्या होती है? दूर दूर तक फैली हुई पाई जाती है। जैसे कि यूरोप और एशिया में सघन जनसंख्या निवास करती है, जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप में जनसंख्या नगण्य रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अपन बात करें जनसंख्या घनत्व की। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन डेंसिटी, या अपन बात करें जनसंख्या घनत्व। देखो, जनसंख्या घनत्व जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या और उस क्षेत्र के अनुपात को देखने के लिए, कि उस क्षेत्र विशेष का जो संसाधन है क्या उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या का भरण पोषण करने में समर्थ है या नहीं है। इसके लिए कौन सा अपने को निकालना पड़ता है? जनसंख्या घनत्व निकालने की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। अब होता क्या है जनसंख्या घनत्व, वो देखें आप कि जनसंख्या घनत्व में किसी प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जैसे कि ये आपका कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर आ गया। मतलब हो गया कि एक बिंदु से 1 किलोमीटर का चारों ओर का एरिया। अब इन चारों बिंदुओं को अपन ने क्या कर दिया? मिला दिया। तो ये क्या बन गया आपके सामने? एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको क्या कहते हैं अपन? वर्ग कहते हैं। तो ये क्या बन रहा है? एक वर्ग बन रहा है। तो इस 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग निवास कर रहे हैं वो उस क्षेत्र का क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। समझ में आ गई क्या?
कि इस प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही क्या कहलाएगी? जनसंख्या घनत्व है कहलाती है। अब बात करें आगे, तो किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या में जब उपलब्ध कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सूत्र यहां से आएगा आपका कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र बताइए, या जनसंख्या घनत्व क्या होता है। ये ऐसा प्रश्न है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और इस द बोर्ड एग्जाम में जो पेपर बनाते हैं उनका मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन होता है जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व का सीधा सा अर्थ है कि कोई भी प्रदेश है, उस प्रदेश की अपने को कुल जनसंख्या लेनी है, और उसका कुल जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का उसमें क्या देना है? भाग देना। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हुआ कि प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे हुए प्रदेश का कुल क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व। प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे हुए प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, उस क्षेत्र का क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व। जैसे कि ए प्रदेश की जनसंख्या है 1.5 लाख, कितनी है? 1.5 लाख, और ए प्रदेश का क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर। अब 1.5 लाख में 100 का अपन ने भाग दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा? 1500। अर्थात एक इस वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास कर रहे हैं? 1500 लोग निवास कर रहे हैं। समझ में आ रही है? अर्थात अपन बात करें तो इस क्षेत्र में जैसे 1000 लोगों के भरण पोषण की क्या है? क्षमता है। तो अपने को पता चला, जनसंख्या घनत्व निकालने से अपने को इस चीज का पता चला कि इस क्षेत्र में 500 लोग क्या हैं? एक्स्ट्रा है। अब इन 500 लोगों के लिए अपने को क्या करना है? अलग से रोजगार की व्यवस्था करनी है, अलग से ऐसे संसाधनों की व्यवस्था करनी है जिनसे उनका जीवन निर्वाह किया जा सके। अगर अपन ने इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा अपने रोजगार के साधनों का विकास नहीं किया तो एक तो उस क्षेत्र में भूखमरी फैलने की संभावना रहेगी, दूसरे उस क्षेत्र में रोजगार की समस्या रहेगी, तीसरी उस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी में क्या होती जाएगी? बढ़ोतरी होती जाएगी। अब छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है जैसे कि आपके पास 5 बीघा जमीन है, ठीक है, 5 बीघा जमीन में आपके जैसे एक व्यक्ति काम कर रहा है और वो यहां पर 50 बोरी गेहूं पैदा करता है। कितनी बोरी? 50 बोरी गेहूं पैदा करता है। इसमें वो सघन कृषि करके इस 5 बीघा जमीन से 50 बोरी वो अनाज पैदा करता है, ठीक है। अब उसके 4 बच्चे हो गए। कितने हो गए? 4 लड़के हो गए उसके, और वो धीरे धीरे क्या होते चले गए? बड़े होते चले गए। उनको रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने भी क्या किया? अपने फादर के साथ ही इस 5 बीघा जमीन में क्या करना शुरू कर दिया? काम करना शुरू कर दिया। अब एक अकेले फादर काम करते थे, अब इसी खेत में उनके 4 बेटे काम कर रहे हैं। अब ये तो है ही नहीं कि फादर काम कर रहे थे तो 50 बोरी हो रही थी, 4 बेटे और लग गए तो साहब की अब 4 50 इनकी तो 250 बोरी अनाज हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। अनाज तो कितना होगा? वही 50 बोरी। भाई एक व्यक्ति इस 5 बीघे के खेत में कृषि कर रहा था तब भी 50 बोरी अनाज उत्पन्न हो रहा था। अब 5 व्यक्ति इसी 5 बीघा खेती कर रहे हैं तो भी अनाज कितना हो रहा है? 50 बोरी। तो ये 4 लोग क्या हैं? छिपे हुए बेरोजगार। क्या है? छिपे हुए बेरोजगार। अर्थात इनको यहां पर किसी प्रकार का क्या नहीं है? रोजगार नहीं। अगर इसमें अपने 50 बोरी की जगह 250 बोरी अनाज उत्पन्न होने लग जाता तब तो इनको क्या मिला हुआ था? रोजगार मिला हुआ था। लेकिन अनाज वही उत्पन्न हो रहा है, लेकिन काम करने वाले एक की जगह कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये क्या है? छिपे हुए बेरोजगार। काम तो वो कर रहे हैं
लेकिन इसका फायदा अपने को कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? छिपी हुई बेरोजगारी। तो अब धीरे धीरे देश में यही स्थिति हो जाएगी। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो अपने देश में छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। साथ ही रोजगार की समस्याएं अपने सामने खड़ी हो जाएगी। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियां, जैसे कि चोरी करने लग जाएंगे, अपन डकैती ढालने लग जाएंगे। इस प्रकार की कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का क्या होगा? विकास होगा। तो अपने को प्रॉपर किसी क्षेत्र के संसाधनोों का पता लगाने के लिए कि वो किस जनसंख्या तक का भरण पोषण कर सकते हैं, उसके लिए अपन क्या निकालते हैं? जनसंख्या घनत्व निगम, ताकि अपने को पता चल सके कि उस क्षेत्र की जो संसाधन है वो कितने लोगों का भरण पोषण कर सकते हैं। अगर वो इतने लोगों का भरण पोषण कर सकते हैं तो अधिक जनसंख्या के लिए उनके क्या करना चाहिए? अतिरिक्त संसाधनों का क्या करना होगा? विकास करना होगा। जैसे कि आपको पता है कि भारत में एक योजना चलती है नरेगा के नाम से, जिसे फेमन भी अपन कहते हैं, नरेगा के नाम से योजना चलती है। इस योजना चलाई क्यों गई? योजना क्यों चलाई गई? ताकि अतिरिक्त समय में लोगों को क्या दिया जा सके? रोजगार दिया जा सके। क्योंकि अपने भारत में अपन बात करें तो लगभग जो कृषि होती है वो मानसून पे डिपेंडेड है, और अपना मानसून का जो समय होता है वो लगभग जून जुलाई से अक्टूबर तक का समय माना जाता है। अर्थात भारत में अपन बात करें तो 70 से 80% तक अपन केवल एक ही फसल लेते हैं, और वो है खरीफ की फसल। इसके बाद में अपने जल संसाधन की कमी की वजह से अपन क्या नहीं ले पाते हैं? रबी फसल नहीं ले पाते हैं। तो खरीफ की फसल के बाद अपन क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। अपने पास क्या नहीं बचा? रोजगार का साधन नहीं बचा। तो इसके लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? नरेगा योजना शुरू की, ताकि अतिरिक्त समय में लोगों को क्या दिया जा सके? रोजगार दिया जा सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। जनसंख्या घनत्व है, जिसमें प्रदेश की कुल जनसंख्या में प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का क्या लगाया जाता है? भाग जब लगाया जाता है तो जो आंकड़ा निकल के आता है वो क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। आगे बात का अपन करें तो जनसंख्या घनत्व के द्वारा किसी भी क्षेत्र विशेष के संसाधनों पर वहां की जनसंख्या के पड़ने वाले दबाव का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब घनत्व के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जिसके बारे में अपन देख लेते हैं, जैसे कि कायिक घनत्व। कायिक घनत्व का मतलब होता है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में जब प्रदेश के कुल सकल कृषि क्षेत्र का भाग दिया जाता है तो प्राप्त आंकड़ा क्या कहलाता है? कायिक घनत्व। समझ में आ रही है? मतलब कि उस प्रदेश विशेष में, अब देखो अपने क्षेत्र में जैसे कि 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। कितने वर्ग किलोमीटर का? 100 वर्ग किलोमीटर का अपना कोई क्षेत्र है, तो इस पूरे क्षेत्र में 100 बीघा जमीन तो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगी। उसमें भी कुछ पर्वत होंगे, कुछ पहाड़ होंगे, कुछ मरुस्थलीय जमीन होगी। तो इस जो पूरी अपनी 100 वर्ग किलोमीटर होती है उसमें से 50% या अपन कहें कि 50 वर्ग किलोमीटर भूमि क्या होगी? अपनी कृषि के लिए क्या होगी? उपयुक्त होगी। तो अब अपने को देखना है कि उस कृषि भूमि पर कितनी जनसंख्या का दबाव है। अर्थात किसी भी प्रदेश में कुल सकल कृषि क्षेत्र पर अगर जनसंख्या के दबाव का अध्ययन किया जाता है तो कौन सा घनत्व कहलाता है? कायिक घनत्व। अब देखो यहां पर एक शब्द आया, सकल कृषि क्षेत्र। देखो दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक होता है शुद्ध कृषि क्षेत्र और एक क्षेत्र होता है सकल कृषि क्षेत्र। शुद्ध कृषि क्षेत्र और सकल कृषि क्षेत्र की अपन बात करें तो देखो शुद्ध कृषि क्षेत्र का मतलब है कि जैसे मेरे पास ये 5 बीघा जमीन है। कितनी जमीन है? 5 बीघा जमीन है। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास शुद्ध कृषि क्षेत्र कितना है? 5 बीघा। शुद्ध कृषि क्षेत्र कितना है मेरे पास? 5 बीघा। लेकिन अब जैसे कि मैंने इसमें खरीफ की फसल बो दी 5 बीघा, ठीक है।
इसमें मेरे पास मानसून से बारिश हुई, तो इस वजह से मैंने 5 बीघा जो कृषि थी, खेती जो अपने पास जमीन थी उसमें पूरी में कृषि कर ली, तो 5 बीघा तो ये कृषि। इसके बाद में मेरे पास एक कुआं है जिसपे मैं केवल 2 बीघे खेत को ही क्या खिला सकता हूं, पानी पिला सकता हूं। तो मैंने 2 बीघा खेत पर क्या कर ली, रबी की फसल कर ली, तो 2 बीघा और इसके बाद में रबी की फसल लेने के बाद में मेरे पास इतना ही पानी बचा है कि मैं 1 बीघे खेत में क्या लगा सकता हूं, जायद की फसल ले सकता हूं। तो वो 1 बीघा हो गया जायद की फसल का। तो अब मेरे पास कुल कितना, 1 साल में मैंने कुल कितनी जमीन काम में ली, 8 बीघा। कितनी बीघा, 8 बीघा जमीन का मैंने क्या किया, प्रयोग किया। तो ये 8 बीघा जो जमीन है वो तो है आपका सकल कृषि क्षेत्र, समझ में आ गई क्या। और ये जो 5 बीघा जमीन है वो है आपका शुद्ध कृषि क्षेत्र, समझ में आएगा। मतलब शुद्ध कृषि क्षेत्र जो आपके पास कुल जमीन है और उस जमीन पर आपने कितनी बार खेती करी, वो आपका क्या होगा, सकल कृषि क्षेत्र। तो कायिक घनत्व में सकल कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का क्या देखा जाता है, दबाव देखा जाता है कि उस प्रदेश की जो कृषि के योग्य जमीन है वो कितनी जनसंख्या का भरण पोषण कर सकती है। अब बात करें कृषि घनत्व की, एग्रीकल्चर डेंसिटी की अपन बात करें तो इसका मतलब होता है कि प्रदेश में कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे हुए प्रदेश का कुल कृषि क्षेत्र। इसमें अपन ने देखा है कि कुल कृषि भूमि पर कुल कितनी जनसंख्या का दबाव है, लेकिन कृषि घनत्व में देखा जाता है कि कुल कृषि करने योग्य जमीन पर उस क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले जो किसान हैं उन किसानों का कितना दबाव है। देखो जैसे कि किसी क्षेत्र में 100 लोग रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरे 100 तो किसान होने से रहे, उनमें से कुछ लोग क्या होंगे, जैसे नौकरी पेशा में होंगे, कुछ लोग उद्योग धंधों में होंगे, कुछ लोग अन्य व्यवसाय कर रहे होंगे। तो लगभग 60 लोग अपन मानते हैं कि 60 लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। तो इन 60 लोगों के लिए कितनी जमीन आ रही है वो क्या कहलाती है, कृषि घनत्व। नेक्स्ट आता है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व का मतलब होता है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में अगर प्रदेश में खाद्यान्न के अंतर्गत प्रयुक्त सकल कृषि क्षेत्र का भाग लगाया जाता है तो प्राप्त जो घनत्व होता है वो क्या कहलाता है, पोषण घनत्व। अब पोषण किससे मिलता है अपने को, खाने की चीजों से। अब जैसे कि अपने पास 5 बीघा जमीन है, अब 5 बीघा जमीन में अपने पूरा अनाज बोया है तो वो चीज अलग है। अगर इसमें अपने जैसे कि 2 बीघा में कपास बो दिया साहब, तो क्या ये कपास खाने की चीज है क्या, खाद्यान्न के अंदर सम्मिलित करेंगे क्या अपने इसको, ये खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो अब इसमें ये चीज क्या कहना चाह रहा है कि खाद्यान्न के अंतर्गत प्रयुक्त कृषि क्षेत्र, अब इसमें जैसे अपने 2 बीघा में क्या कर दिया, कपास बो दिया, तो खाद्यान्न के अंतर्गत कितना बचा, 3 बीघा। तो अब 3 बीघा जमीन पर कितनी जनसंख्या का दबाव है वो उस क्षेत्र का क्या कहलाएगा, पोषण घनत्व। ठीक है, इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं। तो ये विश्व के महाद्वीपों का कुल जनसंख्या घनत्व है। जैसे एशिया का 146 जनसंख्या घनत्व है, अफ्रीका का 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यूरोप का 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लैटिन अमेरिकन व कैरिबियन क्षेत्रों का 32, उत्तरी अमेरिका का 20 और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। संपूर्ण विश्व का अपन देखें तो संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब अपन बात करें कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो वो है मोनाको। कौन सा देश है, मोनाको, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 19,361 व्यक्ति क्या करते हैं, निवास कर रहे हैं। 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग,
19,361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। इसी प्रकार से सिंगापुर में 8,019 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। भारत की अपन बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये अपने जनसंख्या वितरण और घनत्व की बात की है कि जनसंख्या वितरण क्या होता है और जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जिसमें जनसंख्या वितरण का अर्थ अपन ने देखा कि जनसंख्या के फैलाव से होता है और जनसंख्या घनत्व का जो अर्थ होता है उसका अर्थ दबाव से होता है कि उस क्षेत्र विशेष पे जनसंख्या का कितना दबाव है। इसी प्रकार से अपन ने जनसंख्या घनत्व के कुछ प्रकार होते हैं उसके बारे में अपन ने बात करी। कल जो अपना टॉपिक रहेगा वो जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और जो जनसंख्या वृद्धि है उस जनसंख्या वृद्धि की कौन सी महत्वपूर्ण चीजें होती है उसके बारे में कल अपन बात करेंगे। ओके, थैंक यू।